बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जिसको एमसीक्यूज़ कहते हैं वो सोल्व करेंगे। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। नंबर 1 4.1 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है अ पार्टिकल इज़ साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ 4 and 3 न्यूटन्स। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज़। हमें कहा कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पर एक ही वक्त में दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 4 और एक 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पार्टिकल है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर उन दोनों फोर्सेस की यानी कि 4 न्यूटन फोर्स की और 3 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो आप उनको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 न्यूटन। और अगर वो पार्टिकल के पे जो लगने वाली फोर्स है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो यानी कि 4 की डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ हो और जो 3 न्यूटन फोर्स है वो लेफ़्ट की तरफ हो तो आप उसको माइनस करोगे। जब आप 4 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 न्यूटन। एक 1 न्यूटन और 7 न्यूटन। आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, बिटवीन 1 न्यूटन एंड द 7 न्यूटन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। आपके हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हमें डायरेक्शन को बताना पड़ता है। आगे 4.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ फोर्स F is make an angle of 60 degree with x axis. Its y components is equal to A में हमें कहा गया है F और B में हमें कहा गया है कि F sin 60 डिग्री, C में कहा गया है F cos 60 डिग्री और D में कहा गया F tan 60 डिग्री। आपको पता है आगे पास जो फोर्स का y कंपोनेंट जो होता है वो इक्वल होता है F साइन थीटा और थीटा आगे पास जो है वो 60 है तो आप लिख दोगे साइन F साइन 60 डिग्री। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि F साइन 60 डिग्री इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे हमारे पास 4.3 है मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। ए में हमें कहा गया है मोमेंट आर्म, बी में हमें कहा गया है कपल, सी में हमें कहा गया है कपल आर्म और डी में कहा गया है टॉर्क। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क का दूसरा नाम है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी टॉर्क। टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स भी कहते हो जो आपका चैप्टर का नेम है, और आप इसको जो है वो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हो। ये सारे टॉर्क के नाम है। आगे हमारे पास है 4.4 इफ F1 and F2 are the forces acting on the body and ta is the torque produced in it, the body will be completely in equilibrium when। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक बॉडी है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2 क्या कहा गया और वहाँ उसके ऊपर टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने बताना है कि वो जो बॉडी है वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी। तो एक बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है जब उस पर दो कंडीशन यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फुलफिल हों। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती थी ना द सम ऑफ ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जिस पे ये दोनों यानी कि फोर्स भी 0 के बराबर हो, ऑल द फोर्सेस और ऑल द टॉर्क भी इक्वल के बराबर हो, तब वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में जो बॉडी कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्स इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0। आगे हमारे पास है 4.5 आ शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल बाय द बैलेंस हैविंग अन इक्वल आर्म ऑफ द पेन्स इफ ही पुट द वेट इन द पेन हैविंग द शॉर्टर आर्म देन द कस्टमर। ए में कहा गया लॉसेस, बी में कहा गया गेन, सी में कहा गया नेदर लॉस और नॉर गेन और डी में कहा गया है नॉट सर्टन। तो इसको समझाने के लिए ना मैं आपको बताती हूँ बैलेंस। जिस तरह आपने पुराने ज़मानों में तराजू देखा होगा ना, जैसे पहले ज़माने में लोग जो किसी भी मेजरिंग करने के लिए तो तराजू इस्तेमाल करते थे तो उसको कहते हैं तराजू, यानी कि आपके पास पिक्चर बनी हुई है। लेट्स सपोज ऐसे का तराजू होता था जिसको हाथ पे पकड़ते होते थे लोग, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस, ठीक है। और ये जो उसके दो साइड्स होते थे ना प्लेट की तरह होते थे उसको हम कहते हैं पैन, और ये जो दरमियान में होता है ना ये इसको कहते हैं पीवट पॉइंट, ठीक है। तो पीवट पॉइंट से लेकर जो उसके फर्स्ट वाले पैच के दरमियान जो डिस्टेंस होता था ना उसको कहते हैं मोमेंट आर्म। तो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये भी मोमेंट आर्म होगा
और यानी कि जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पेन है उसका भी जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर पीवट से यानी कि सेंटर से, वो भी होगा मोमेंट आर्म। और हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमारे पास एक बैलेंस है, उस पर पेन्स है, तो उनके जो जो मोमेंट आर्म गिवन है ना, यानी जो आर्म गिवन है, ये जो आर्म है ना, एक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक का बड़ा डिस्टेंस है। यानी कि हम सपोज कर लेते हैं, यानी जो हमारे पास ये वाला आर्म है ना, ये हमारे पास है शॉर्ट, और ये जो ये वाला आर्म है ना, ये हमारे पास है लॉन्ग आर्म है। तो हम इसके पैंस में क्या करते होते, वेट्स रखते होते थे ना, जिस तरह 1 kg का या 2 kg का मुख्तलिफ मैक्सिस के वेट्स रखते होते थे मैयर करने के लिए। एक तरफ हमारे वेट्स होते थे kg के, और दूसरी तरफ हम जिस चीज़ को हमने मैयर करना होता था वो रखते होते थे। तो कह रहा है कि ना आप मुझे बताएं कि जिसका जो लॉन्ग आर्म है, यानी कि स्टेटमेंट में मैं आपके सामने दोबारा पढ़ती हूँ। स्टेटमेंट में कहा गया है कि इफ़ ही पुट द वेट इन अ पैन हैविंग द शॉर्टर आर्म, अगर वो शॉर्टर आर्म पे वेट को पुट करता है तो कस्टमर को लॉस होगा कि गेन होगा। एक दुकानदार है, वो अपनी ना चीज़ों को बेच रहा है, तो वो बेचने के लिए ना मैयर करने के लिए एक बैलेंस यूज़ करता है, और जो उसके आर्म है ना, एक उसका जो फासला है ना आर्म का, वो है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। तो वो शॉर्टर आर्म पे ना वेट रखता है। तो आपने बताना है, ये हमने बोला हमारे पास ये है शॉर्टर आर्म, ये शॉर्टर आर्म पे उसने वेट्स रखे हुए हैं, और जब वो यहाँ पे जो चीज़ रखेगा ना, लेट्स सपोज वो पोटैटोज़ बेच रहा है, कोई भी आर्टिकल कोई भी चीज़ बेच रहा है, तो जब वो शॉर्टर आर्म पे वेट रखेगा, क्या इस पे जो पोटैटो की जो होगी मिकदार, वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? यानी कि आपको पता है, देखिए ज़रा, इसका आर्म है लार्जर आर्म पे अगर वो थोड़ी सी चीज़ भी रखेगा ना, वो तो बैलेंस में आ जाएंगे दोनों। अगर यहाँ पे वो वेट रखता है और यहाँ पे वो पोटैटो रखता है, अगर वो पोटैटो कम भी रखेगा ना, यानी कि 1 kg से कम भी होंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा मोमेंट आर्म ज़्यादा होने की वजह से। आपने पढ़ा टार्क इज इक्वल है F क्रॉस एल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, आपने पढ़ा, यहाँ पे लिखती हूँ, टार्क आपने पढ़ा, टार्क इज इक्वल होता है F क्रॉस आर, यहाँ आर क्रॉस, ये हमारे मैंने आर लिखा है, आर क्रॉस एफ। अगर आपके पास ये आर लार्ज है, ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर आप ये जो आप वेट रखोगे, वेट एज अ वेट जो है, वो फोर्स जो एज अ वेट एक्ट करेगी, तो अगर आप वेट कम भी रखोगे ना, तो ये बैलेंस में आ जाएंगे, तो जो होगा ना उसमें लॉस होगा उसको, यानी कि चीज़ कम रखेगा और वो जो बैलेंस में हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगा, तो कस्टमर को कम चीज़ मिलेगी। ये उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा लॉसेस। ठीक है, वो जो है ना शॉपकीपर, वो अमानतदार नहीं है, वो कम जो है वो चीज़ तोल के दे रहा है। आगे हमारे पास है 4.6 में कहा गया है, अ मैन वॉक्स ऑन द टाइट रोप, he balanced himself by holding a bamboo stick horizontally. It is an application of, नंबर ए में कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और नंबर बी में हमें कहा गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और सी में कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और डी में कहा गया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो मैं आपको बता भी देती हूँ, आपके इसमें बुक में भी पिक्चर गिवन है, पेज नंबर है ये वाला, पेज नंबर है 85 पे। देखिए ज़रा, ये आपके पास एक टाइट रोप है, इस एक रस्सी पे ना एक शख्स जो है ना, एक पर्सन वो जो चल रहा है, तो ये रस्सी पे चलने के लिए ना अपने आप को बैलेंस रखेगा एक ना स्टिक को पकड़ के, और वो जो रोम्बो स्टिक होगी ना, वो ना ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी पड़ती है, हॉरिजॉन्टली। तो जब हॉरिजॉन्टली में रखेगा ना, तो ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की वजह से ये जो पर्सन है ना, ये जो बैलेंस में रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ ना, तो आपको पता है ना कि जब ये हमारे पास है एक रस्सी, इस पे एक पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, तो वॉक करने के लिए ना इसने अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए ना एक हॉरिजॉन्टल बॉम्बो स्टिक पकड़ी हुई है। तो बॉम्बो स्टिक जो होगी ना, वो उसको बैलेंस में रखेगी। क्यों? क्योंकि इसके इस वाले एंड पे जो टॉर्क होगा ना, वो इक्वल होगा इस वाले एंड पे, तो दोनों एंड के पे टॉर्क इक्वल होगा। तो टॉर्क इक्वल होने की वजह से ये पर्सन बैलेंस रहेगा इस रस्सी के ऊपर, बैलेंस यानी कि मूव करेगा, वॉक करेगा। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की। आगे हमारे पास है 4.7 है,
इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज। नंबर ए में कहा गया है एट द हाईएस्ट पॉइंट, बी में कहा गया है द लोएस्ट पॉइंट, सी में कहा गया है एट एनी पोजीशन और डी में क्या है आउटसाइड द बॉडी। तो आपको पता है कि बैलेंस स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास वब होता है जब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो एट अ लोएस्ट पोजीशन पे एक्ट करे। और हमारे पास है 4.8 में कहा गया द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। नंबर ए में कहा गया है लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, नंबर बी में कहा गया लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, और सी में कहा गया लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, और डी में कहा गया मे लाई विद इन आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो होती है ना वो मुख्तलिफ बॉडीज़ में मुख्तलिफ जो है किसी भी इनसाइड ऑफ द बॉडी लाई करती है, किसी में आउटसाइड, किसी भी ऑन द सरफेस। जैसे कि हमारे पास सर्कल में जो होता है ना सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वो ऑन द सरफेस होता है, और आउटसाइड होते हैं कोई भी प्लेट जैसी चीज़ होती है ना तो उसमें आउटसाइड द बॉडी जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मे लाई इन विद इन आउटसाइड और ऑन द सरफेस। आगे हमारे पास है 4.9। 4.9 में कहा गया है अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन। ए में कहा गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी में कहा गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और सी में कहा गया है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो हमारे पास लेट्स सपोज एक सिलेंडर है, आपके पास यहाँ पे सिलेंडर बना के देती हूँ। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक है सिलेंडर। तो आपको पता है सिलेंडर में जो इसका ये जो इसका बेस है ना ये है वाइड, ये बड़ी खुली है। तो जिसकी इस बेस खुली हो सिलेंडर की वो हमारे पास होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेबल इक्विलिब्रियम। 4.10 है सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने पढ़ा, आपके पास ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।